बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, पहली दरखास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आसानी से आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक नए कानून का इजाफा हुआ है और नया कानून बना दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। उस पर आपसे बात करेंगे। उसके साथ साथ 73 अरब रुपए की एक और वारदात डाली गई है और कप्तान को पेश करने का ऑर्डर जो है वो भी जारी कर दिया गया अदालत की जानिब से। उसके साथ साथ नैब जो है वो भी इन एक्शन है और नैब ने क्या एक्शन लिया उस पर भी आपसे बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी एक बड़ी अहम खबर है और मुर्तजा सोलंकी साहब जो इस वक्त निगरान वजीर हैं हमारे, उन्होंने भी एक मैं समझता हूँ कि एक ऐसी बात की है जिसकी शायद उनसे तवक्को जो है वो नहीं होनी चाहिए थी या वो बात उनको नहीं करनी चाहिए थी। पहले बात करते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या हुआ। नाजरीन, आज एक वकील साहब अपने केस के सिलसिले में पेश हुए तो काजी फायद ईसा साहब ने वकील साहब पर जुर्माना आयद कर दिया और कहा कि जी अदालत का आपने वक्त ज़ाय किया है और इसलिए आप पर 5,000 रुपये जो है वो जुर्माना आयद किया जा रहा है। और फिर अदालत ने ये रिमार्क्स पास किए कि जी वकील ने मुतलका दस्तावेजात की निशानदही करने की बजाय अदालत का वक्त ज़ाय किया। दरखास्त गुजार के वकील ने अदालत को गुमराह करने की कोशिश की और फिर उन्होंने वकील साहब से ये भी कहा कि आपके इस अमल से अदालत को आप पर एतबार नहीं रहा। जुर्माने की रकम जो है वो अपनी मर्जी के किसी खैराती इदारे में जमा करा के उसकी रसीद जो है वो अदालत में पेश करें। ठीक है, काजी साहब चूंकि इस वक्त मुल्क के चीफ जस्टिस हैं और उनसे उनके मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज जो है वो कानून है। तो जहां तक इस बात का ताल्लुक है जी अदालत का वक्त ज़ाय हुआ और उसको सजा मिलनी चाहिए जिसने अदालत का वक्त ज़ाय किया। और अगर किसी का वक्त काजी साहब इंतहाई एहतराम के साथ बसद एहतराम अगर अदालत वक्त ज़ाय करे तो फिर उसको क्या अदालत को या उस जज को सजा मिलनी चाहिए। अगर इंसाफ को देखा जाए तो फिर उस जज को भी सजा मिलनी चाहिए। जुल्फकार अली भुट्टो साहब को एक ऐसे केस में फांसी दी गई जिसमें वो बराह रास्त शरीक नहीं थे, उन पर इल्जाम ये था कि उन्होंने किसी के जरिए कत्ल कराया और वो शहादत जिनकी बुनियाद पर उनके खिलाफ फैसला दिया गया वो आज भी अदलिया के माथे पर एक बदनुमा दाग है। क्या बेनजीर भुट्टो से, शाहनवाज भुट्टो से, मुर्तजा भुट्टो से या उनके जो बाद के जो उनके वर्सा हैं उनसे किसी कोर्ट ने माफी मांगी कि जी हमने ये जुडिशल मर्डर भी किया और आपका वक्त भी ज़ाया किया। इसी तरह पाकिस्तान में दो भाइयों के मुतल्लिक खबर ये भी आई थी कि उनकी मर्डर के खिलाफ अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग थी, लेकिन इस दौरान सजा पर अमल दरामद कर दिया गया था। क्या उनसे माफी मांगी गई? पाकिस्तान में नाजरीन, मैं चूंकि खुद एक वकील हूँ, प्रैक्टिसिंग वकील हूँ, सेशन कोर्ट में किसी शख्स के खिलाफ अगर कत्ल का इल्जाम हो तो सेशन कोर्ट उसको सजाए मौत का हुक्म सुनाए। बाद में उस शख्स की अपील जब 7-8 साल के बाद हाई कोर्ट में निकलती है तो हाई कोर्ट उस शख्स को बरी कर देती है, या हाई कोर्ट अगर बरी ना करे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वो शख्स बरी हो जाता है। अब वही एफआईआर होती है, वही गवाहों के बयानात होते हैं, वही पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, वही उस शख्स से रिकवरी होती है जो मंसूब की जा रही होती है कि जी इस जुर्म में इस्तेमाल हुई है, लेकिन उसी एफआईआर और उसी गवाहान के बयानात पर, उसी पुलिस तफ्तीश पर हाई कोर्ट उस शख्स को बरी कर देती है। या अगर हाई कोर्ट बरी ना करे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस शख्स को बरी कर देती है। तो क्या नीचे जिन जजेस साहबान ने सजाए मौत का हुक्म सुनाया, खा वो हाई कोर्ट के जस्टिस हों या सेशन जज या एडिशनल सेशन जज हों, तो क्या उन पर कभी किसी ने जुर्माना आयद किया कि जी आपने इस शख्स को सजाए मौत दे दी, लेकिन इस शख्स के खिलाफ जो शवाहिद थे, जो सबूत थे, वो काफी नहीं थे सजाए मौत देने के लिए। तो क्या किसी नीचे सेशन जज को जुर्माना किया गया, किसी हाई कोर्ट के डबल बेंच को जुर्माना किया गया जिन्होंने सजाए मौत की तौसीक की? यकीनन जवाब यही है कि ऐसा आज तक नहीं हुआ। तो फिर अगर कोई वकील साहब अपनी कम इल्मी की वजह से या अदालत के सवालात को मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अदालत के किसी सवाल का जवाब ना दे सके तो फिर उन पर जुर्माना आयद कर दिया जाए कि आपने अदालत का वक्त ज़ाय किया। काजी साहब, इस मुल्क की गरीब आवाम के टैक्स से जो है वो आपको तनख्वाहें दी जा रही हैं, तो क्या ये वक्त जो है ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनको आपने सुनना है बैठ के, जिनके केसेस सुनने हैं? लोगों के झूठे केस भी होते हैं, सच्चे केस भी होते हैं, लेकिन ये कहना कि जी आपने अदालत का वक्त ज़ाय किया, अदालत होती किस लिए? कोई शख्स झूठा या सच्चा, उसका केस अदालत में है तो अदालत ने उसको सुनना है। आपके पास केस खारिज करने का या केस मंजूर करने का इख्तियार है, लेकिन ये कहना कि ये आपने अदालत का वक्त ज़ाय किया है, तो फिर जो मुल्क में करोड़ों लोगों का वक्त जो है वो रोजाना अदालतें ज़ाय कर रही हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? काजी फायद ईसा साहब, मैं एहतराम के साथ आपसे सवाल कर रहा हूँ। आप
اگر مراعات کے حساب سے دیکھا جائے تو پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ دنیا میں پہلی جو 10 جوڈیشریز ہیں ان میں آتی ہے، لیکن انصاف کی فراہمی کے حوالے سے جو انڈیکس ہے اس میں نمبر جو ہے وہ 130 سے اوپر ہے۔ تو کیا یہ لوگوں پر آپ کا اعتماد ہے یا آپ پر لوگوں کا اعتماد ہے؟ اس سوال کا جواب کون دے گا؟ پاکستان میں لوگوں کو انصاف دیا جا رہا ہے خصوصاً عدالتوں کی جانب سے، یا لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، لوگوں کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے؟ اس کا جواب جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل نہیں ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ پاکستان میں وہ تمام تر لوگ جن کا عدالتوں سے واسطہ پڑتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ عدالتوں میں کیسے وقت ضائع ہوتا ہے اور کس کی وجہ سے وقت ضائع ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے کسی چیف جسٹس نے یہ انشور کیا کہ وہ جج جو صبح 8 بجے یا 9 بجے کورٹ میں آ کے بیٹھتا ہے وہ بریک سے پہلے اٹھ نہیں سکتا؟ روزانہ ججز صاحبان جو ہیں وہ پیچھے اپنے ریٹائرنگ روم میں بیٹھے ہوتے ہیں، کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں انسپیکشن بھی ہو رہی ہوتی ہیں، انسپیکشن کے لیے ججز بھی آ رہے ہوتے ہیں، لیکن لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور ججز صاحبان جو ہیں وہ پیچھے خوش گپیوں میں مصروف ہوتے ہیں، چائے پی رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پاس جا کے۔ تو اس کا یہ بنیادی طور پر یہ عوام کا وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ تو جب عوام کا وقت ضائع کیا جائے گا تو اس کا جواب کون دے گا؟ قاضی صاحب یہ سوال آپ پر کر رہے گا انتہائی ادب کے ساتھ۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ جی یہ عدالت کا وقت، بنیادی طور پر عدالت کا وقت ہی اسی لیے ہوتا ہے کہ وہاں لوگوں کے سماعت ہوں، لوگوں کو سنا جائے۔ پاکستان کے بنیادی جو انسانی حقوق ہیں وہ ادارے جس طرح پامال کر رہے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے۔ 2 صوبوں میں بنیادی جو حق ہے لوگوں کا اپنے نمائندے منتخب کرنے کا، اس حق سے 2 صوبوں کو محروم کیا گیا۔ لیکن آپ کے جس قسم کے آبزرویشنز آئیں، جس قسم کے آپ کے ریمارکس آئے، جس قسم کے آپ کے ڈیسینڈنگ نوٹس تھے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عوام کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کی کتنی قدر جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیٹھے ہوئے ججز کرتے ہیں۔ انتہائی معذرت کے ساتھ پاکستان کی عوام کا وقت ضائع کرنے پر بھی بہرحال میں سمجھتا ہوں کسی نہ کسی کو جرمانہ ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج ایک اور بڑا آرڈر جو ہے وہ جاری کیا گیا ایک اسلام آباد کے مقامی مجسٹریٹ کی جانب سے۔ انہوں نے آرڈر جاری کیا کہ جی عمران خان صاحب کو 25 ستمبر کو پیش کیا جائے کورٹ میں۔ بنیادی طور پر یہ ایک کیس تھا جس میں عدت میں نکاح کا کیس عمران خان صاحب کے خلاف ایک فائل کیا گیا تھا۔ اس میں عمران خان صاحب کی طلبی کا جو ہے وہ سمن جاری کر دیا گیا اور سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل کو عمران کی طلبی کی جو روپکار ہے عمران خان کی وہ جاری کرنے کی عدالتی عملے کو ہدایت کر دی گئی ہے۔ لیکن کیا عمران خان صاحب کی طلبی ہوگی؟ اگر عدالتی احکامات پر طلبی اور عدالتی احکامات پر عمل درآمد کی بات کی جائے تو پرویز الہی صاحب جو ہے ملک کی سب سے بڑی عدالت تو خیر سپریم کورٹ ہے، لیکن صوبے کی سب سے بڑی عدالت نے کہا کہ جی ان کو کوئی ادارہ کوئی ایجنسی وہ گرفتار نہیں کرے گی، اور پھر پولیس والوں کو ہی، پولیس کے آفیسرز کو ہی ڈیوٹی لگائی گئی ان کی کہ آپ جائیں اور پرویز الہی صاحب کو چھوڑ کے آئیں۔ لیکن پرویز الہی صاحب کو جیسے چیل مرغی کا چوزا اٹھا کے لے جاتی ہے تو اسلام آباد پولیس ایسے اٹھا کے لے گئی، اور اب تک اس میں سوائے کنٹمپٹ نوٹسز کے اور کچھ نہیں ہوا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس دن یہ سب کچھ ہوا پرویز الہی صاحب کو گرفتار کیا گیا اسی دن لاہور کی پولیس کو یہ آرڈر کیا جاتا کہ جائیں آئی جی اسلام آباد جو ہے اس کو گرفتار کر کے لائیں۔ جیسے پرویز الہی صاحب جیل میں تھے ویسے ہی آئی جی کو بھی جیل بھیج دیا جاتا اور پھر اس سے پوچھا جاتا کہ ہاں جی اب آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہم کرتی ہیں، لیکن آپ کے نوٹسز سے کچھ نہیں ہوتا۔ عمران ریاض 4 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں، آپ کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے عدالتوں کا۔ اور پھر صرف عمران ریاض نہیں ہے، شیخ رشید صاحب کو ابھی تک کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ آج ان کا گھر جو ہے لال حویلی وہ بھی سیل کر دی گئی ہے۔ صداقت علی عباسی، اسی طرح عثمان ڈار صاحب کو کراچی سے اغوا کیا گیا، ابھی تک جو ہے ان کو پاکستان کی کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ تو جب یہ اس قسم کے آپ کی طرف سے فیصلے آئیں گے، ریمارکس آئیں گے، تو پھر آپ کے احکامات جو ہیں وہ اسی طرح بے توقیر ہوتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور واردات ڈالی گئی ہے 73 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے۔ برائٹ سٹار بزنس سلوشن پرائیویٹ لمیٹڈ ایک کمپنی اور مون لائٹ ٹریڈرز، انہوں نے چائنا سے سولر پینلز کی امپورٹ کی اور 35 بلین 35 ارب روپے کے سولر پینلز جو ہے وہ امپورٹ کیے اور اوور انوائسنگ کرتے ہوئے 73 ارب روپے کی بلیک منی جو ہے اس کو بیرون ملک منتقل کیا۔ مقامی مارکیٹ میں جو سولر پینلز تھے ان کی جو سیل ہے فروخت یعنی وہ 46 بلین 46 ارب روپے میں ان کی فروخت ظاہر کی گئی ہے۔ جب اس کا آڈٹ ہوا تو پھر دوران آڈٹ سنگین بے ضابطگیاں اور خلاف ورزیاں سامنے آئیں۔ اب یہ نیب کا امتحان بھی ہے کہ جی نیب اس پہ کیا کرتا ہے، وہ پیسے کس نے اور کہاں سے کس ملک میں بھیجے
जो सोलर पैनल्स की इंपोर्ट का लाइसेंस है वो किसके पास था, और ये जो बेनामी टाइप कंपनी है इनकी बैक पर कौन है, ये बहरहाल नैब के लिए इम्तिहान है। देखते हैं नैब क्या करता है। और उसके साथ साथ वैसे आज नैब जो है वो एक्शन में भी नजर आया, और वो क्यों नजर आया वो बाद में नवाज शरीफ साहब वाली खबर के साथ जो है वो आपको वो कनेक्ट हो जाएगी बात। आज अरबों मालियत के जो करप्शन केसेस थे, 80 केसेस, उनका रिकॉर्ड 2 गाड़ियों में भरकर आज जो है वो एहतसाब अदालत भिजवा दिया गया नैब की जानिब से। और वो जो केसेस हैं उनमें आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, इसहाक डार, मुराद अली शाह, शर्जील मेमन, और वो मशहूर जमाना ओमनी ग्रुप, जो कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब के जो वो फ्रंट मैन है, अल्लाह बेहतर जानता है, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ उन पर, लेकिन बहरहाल एक तासुर ये भी पाया जाता है कि जी वो आसिफ जरदारी साहब के फ्रंट मैन। तो वो सारे केसेस जो हैं वो उनके शामिल थे। अब जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि नैब तरामीम को कलअदम करार दे दिया, तो और अगर ये ऐसे ही फैसला बरकरार रहता है तो फिर बहरहाल इन केसेस पर क्या कार्रवाई होगी, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये केसेस जो है वो ओपन हो गए। उसके साथ साथ नाजरीन, मुर्तज़ा सुलंगी साहब, उन्होंने आज एक बड़ी अजीब व गरीब बात की। उन्होंने कहा कि जी सबसे बड़ी खबर इलेक्शन कमीशन ने ब्रेक की है, उनकी जानिब से आई है। आइन में लिखा है कि जी मुल्क मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे, जनवरी के आखिरी हफ्ते में जो है इलेक्शन हो जाएंगे। निगरान हुकूमत की तवील मुद्दत होने के हवाले से वो लोग जो खबरें दे रहे थे उनको मायूसी हुई होगी। मुर्तज़ा सुलंगी साहब, आप पता नहीं अनपढ़ हैं या शायद पोज ऐसा करते हैं इंतहाई मादरत के साथ कि इलेक्शन कमीशन के, एक तो आप पहली बात है कि आप तर्जुमान नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने पहले से अपनी एक वो जारी कर दी है जिसमें ये कहा गया है कि जी जनवरी के आखिर में इलेक्शन होंगे, और आप ये कहते हैं कि एक तरफ के आइन में लिखा है कि मुल्क मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। तो मुल्क मुंतखब नुमाइंदे जो है वो असम्बली तहलील होने के बाद 90 दिन के अंदर जो है वो नुमाइंदों का इंतखाब कर लिया जाता है। अगर एक दिन भी उससे बाहर जाएंगे तो फिर आपका वजूद जो है और आपके तमाम तर अहकामात और इकदामात जो है वो गैर कानूनी और गैर आइनी होंगे। आप एक गैर आइनी गैर कानूनी खबर, जिसका बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार ही नहीं है, पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत सदर पाकिस्तान का इख्तियार है, आपने उस इख्तियार को डिस्कस करने की बजाय आपने एक मुतनाज़ा कानून साजी जो है उसकी बुनियाद पर यह कहा कि जी मुल्क जो है वो मुंतखब नुमाइंदे ठीक है चलाएंगे, लेकिन 90 दिन के बाद मुंतखब नुमाइंदों का ही इख्तियार होगा मुल्क चलाने का। और अगर आप 90 दिन से एक दिन भी ऊपर जाते हैं तो मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आपका वो एक दिन जो है वो भी गैर कानूनी और गैर आईनी है। उसके साथ साथ नाजरीन, नैब इलेक्शन के हवाले से जैसे मैंने कहा कि जी 80 केसेस जो हैं वो उन्होंने आज एहतसाब अदालत रिकॉर्ड भिजवा दिया है। नवाज शरीफ लंदन में हैं, और शहबाज शरीफ साहब जब वजारत उज़्मा के मनसब से हटे थे तो उसके बाद वो लंदन चले गए थे, जहां काफ़ी क़याम के बाद उनकी पाकिस्तान वापसी हुई, और उन्होंने पाकिस्तान में सिर्फ 48 घंटे गुजारे और वो फिर लंदन चले गए। मरियम नवाज में है, वो भी लंदन में है। खबर तो ये है उनके मुतल्लिक कि जी वो उनकी बेटी का एडमिशन है, लेकिन कुछ वाकिफान हाल ये कहते हैं कि नवाज शरीफ ने पीर को एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साबिक कमर जावेद बाजवा साहब और जनरल फैज अमीद जो है उनके खिलाफ उन्होंने बड़े संगीन इल्जामात लगाए थे। तो फिर इन इल्जामात के बाद एक बड़े ताकतवर इदारे की जानिब से कुछ रिजर्वेशंस का इजहार किया गया। तो फिर अब खिचड़ी दोबारा से पकने लग गई है, और एक बड़ी अहम मीटिंग जो है वो जुमा को कॉल कर ली गई है। पाकिस्तान से भी कुछ लोगों को वीडियो लिंक के जरिए कुछ को शायद बुला भी लिया जाए, और उसमें उनकी वापसी के हवाले से चूंकि ये तारीख 21 अक्टूबर की तय की गई थी, लेकिन अब लगता यही है कि पाकिस्तान में वो जो ताकतवर इदारे बिगाड़ने और बनाने का काम करते हैं, शायद उनको नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है वो भी अच्छी नहीं लग रही। तो लगता यही है कि पाकिस्तान में जो है वो अब शायद नवाज शरीफ साहब उस तरह वापस ना आए, शेड्यूल के मुताबिक कुछ आगे पीछे हो जाए। पाकिस्तान में चूंकि अनहोनी जो है वो अक्सर हो जाती है। मुस्तकबिल में क्या होगा इसके बारे में तो जाहिर है कोई हतमी राय कायम नहीं की जा सकती, लेकिन लगता यही है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है अब वो मुश्किल हो गई है उनके कुछ बयानात की वजह से। पहले भी खैर वो ताकतवर इदारे के नज़दीक जो है वो काबिल कबूल नहीं थे। जैसे कहा गया था कि जी रिश्ता वालों को छोटी बहन पसंद आ गई है बड़ी की बजाय। तो लगता यही है कि अब भी कोई ऐसा ही सीन है। तो नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।